brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। हम इस वक्त खड़े हैं महू में और हमारे साथ बहुत वरिष्ठ जन हैं, आर्मी से रिटायर्ड कर्नल साहब हैं। सर, आपका नाम बताइए पहले और एमपी तक में आपका स्वागत है। और मेरा क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूं कि ये जो हालात अभी हो रहे हैं, आप किस दृष्टि से देखते हैं इसको और किस तरह का जवाब और देना चाहिए या जो जवाब दिया गया है उससे आप संतुष्ट हैं? मैं सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल अनुराग शुक्ला हूं और यहीं महू का निवासी हूं। ये जो अभी घटनाक्रम हो रहा है, ये बहुत समय से शायद जनता की मांग थी और आवश्यकता भी थी, क्योंकि एक जैसे होता है शिशुपाल का जो प्रकरण है कि अपमान पे अपमान किया जा रहा है, आपका नुकसान पे नुकसान किया जा रहा है और अस्थायी कोई उसका हल नहीं निकल रहा था। तो वो एक स्थिति ऐसी बनी है जहां इन्होंने जब हमारे मर्म पर जब चोट की तो सारा देश उसके खिलाफ आज आक्रोशित है और उसी आक्रोश के नतीजे में जो आज ये काम हो रहा है वो हो रहा है। और ये जितनी हमको सामने दिख रही हैं, इसके आगे भी मेरे अंदाज से पाकिस्तान का अंत अब सुनिश्चित है, क्योंकि वो जिस राह पे चल पड़ा है उस पे उसके रहते हुए भारत प्रगति नहीं कर पाएगा। हम जहां प्रगति करने का एक प्रयास करते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा कांड कर देता है, फिर से वहीं ढाक के तीन पात हो जाता है और वो वापस हम पहुंच जाते हैं वहीं पर। तो ये जो काम जो हो रहा है, ये मेरे हिसाब से एक राष्ट्रीय अनुष्ठान है और हम सब सरकार के साथ हैं और हमारी उनसे अपेक्षा है कि वो इस काम को पूरे अंत तक लेके जाएं। कहीं अब जो है वो जैसे ही हम योद्धाए कृत निश्चय होकर के खड़े हुए हैं, अब ममता मोह दया उस पर न किया जाए और इसको अंत तक पहुंचाया जाए। तो ये बात आगे तक जाएगी? बिल्कुल, मेरे हिसाब से ये तो शुरुआत है। ये और ये जो मिलिट्री ऑपरेशन देख रहे हैं आप, ये भी एक उसका तात्कालिक पहलू है जो कि एक आवश्यकता थी लोगों को उनके आक्रोश को ठंडा करने के लिए। बाकी जो उससे भी दूरगामी जो काम हो रहे हैं, जो इंडस वाटर ट्रीटी हो रहा है, जो बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के साथ हमारे अच्छे संबंध हुए हैं, वहां से जो उनका जो परिणाम होगा, उस परिणाम में तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान का अस्तित्व ही मिट जाना है। और जिस नैरेटिव को उन्होंने गढ़ा था कि ये दो सभ्यताओं की लड़ाई है, दो धर्मों की लड़ाई है, उससे ऊपर उठ करके राष्ट्र जब एक साथ उठ के खड़ा होगा तो इसको गलत साबित करेगा और पाकिस्तान का तो अंत मेरे निगाह में सुनिश्चित है। अब उसको आप विदा कह सकते हैं। कर्नल साहब भी हैं हमारे साथ। सर, आप क्या सोचते हैं ये जो हालात बने हैं और इसके बाद जो कार्रवाई की सेना ने? ये बहुत लॉन्ग पेंडिंग एक्शन था और जो हमारे देश ने ये कार्रवाई करी है बिल्कुल सही समय पर और सही क्वांटम में कार्रवाई करी है। इसके अलावा ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि मिलिट्री एक्शन के अलावा जो हम दूसरे एक्शन ले रहे हैं, जो कि दूसरे देशों का भी हमारे ऊपर इस समय विश्वास है, हमारे एक्शन की वो भी पक्ष ले रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। हमारा मेन एम है पाकिस्तान को हर तरीके से कॉर्नर करके, नॉट ओनली मिलिटरीली, बाकी उसके अलावा भी हर तरीके से इकोनॉमिकली उसको ध्वस्त करना पड़ेगा। पाकिस्तान को ये मानने पे मजबूर होना चाहिए, करना पड़ेगा कि वो जो अभी तक प्रॉक्सी वॉर इंडिया के साथ कर रहा है उससे उसको भी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। अभी तक वो सिर्फ छोटे फ़ायदे अपना देख रहा था और इस एक्शन के साथ में हमारा मेन मकसद ये होना चाहिए कि पाकिस्तान को ये रियलाइज़ हो जाए कि हर बार उसकी खता माफ़ नहीं करी जाएगी और उसको उसकी सज़ा मिलेगी। सर, पहले भी होते थे लेकिन कहीं न कहीं कुछ राजनीतिक कारणों से सेना को पीछे हटना पड़ता था। अब वो चीज़ देखने को नहीं मिलती है। राजनीति की मैं बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ अपनी मिलिट्री लीडरशिप की बात करूँगा। यस, ऑब्वियसली पॉलिटिकल डिसीजन है वॉर, और इसके बहुत सारे पक्ष होंगे और बहुत हाई लेवल पे पक्ष होंगे, उसमें मैं कमेंट नहीं करूँगा। पर जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा मेन मकसद होना चाहिए कि अब हमने इतने हाई लेवल पे ये काम शुरू किया है तो हमें इसको अंजाम तक लेके जाना चाहिए। इसको बीच में छोड़ेंगे तो फिर वहीं से दोबारा शुरू होगा। आपने भी कई बार ऐसी स्थितियां देखी होगी जब आप रहे थे सेना में, तो उस समय का कोई ऐसा अनुभव है आपके पास कि जहाँ कहीं बहुत क्रिटिकल कंडीशन आई थी? मैंने वॉर की स्थिति तो नहीं देखी, मैं CI ऑप्स की स्थिति देखी हूँ, मैं सेना मेडल हूँ,
बहुत पहले 1998 में मुझे सेना मेडल मिला था। तो डायरेक्ट वॉर एक टोटली डिफरेंट तरीके का नो सीआई ऑप्स और वॉर टोटली अलग है। तो मैंने स्थिति नहीं देखी, बट यह है कि इस बार हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो ज़्यादा सुदृढ़ है अपने डिसीजन के बारे में, और आशा करते हैं कि ये इसको अंजाम तक लेके जाएं। इस बात पर एक मैं थोड़ा जोड़ना चाहूंगा कि 2 बार मैंने ये होते हुए देखा कि लड़ाई लगने वाली थी और रह गई। 1984 में ऑपरेशन ब्रास टैक्स हुआ था, जब मैं खुद भी सीमा से शायद 1 किलोमीटर पे दूर पे बैठा हुआ था, छोटी सी टुकड़ी 10-12 लोगों की, और मेरा जो भी था वो ये था कि होने वाला है। उस समय जियाउल हक आए थे जयपुर में, उन्होंने क्रिकेट मैच देखा और बात वहीं आई गई हो गई। उसके बाद यही चीज इन्होंने पार्लियामेंट में अटैक के बाद में ऑपरेशन पराक्रम हुआ था, उसमें भी खैर हमने वो इकोनॉमिकली उनको बहुत ब्लीड किया, लेकिन जो युद्ध होना था वो किसी न किसी कारण से टल गया। अब ये जब अब शुरू हुआ है और इतनी हिमाकतें की हैं इन्होंने कि अब वो 100वां अपमान मेरे हिसाब से पार हो गया, और अब सुदर्शन चक्र तो खैर चल ही रहा है। तो देखिए, सुदर्शन चक्र चल रहा है और महू के निवासी भी हमारे साथ हैं। आप तो यहीं पले बड़े हैं, महू तो शान है सेना की। आप क्या सोचते हैं? आई एम मुकेश वर्मा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंबर। मैं ये सोचता हूँ कि महू एक शांत प्रिय और हमारा देश भी एक शांत प्रिय है। किसी भी प्रकार का किसी पे कोई आरोप नहीं करता, लेकिन कोई सामने वाला हमें बार बार छेड़ता है तो उसका जवाब देना हमें आता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही धैर्य और संयम के साथ काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। हमारी जो सेना है बहुत दृढ़ और खुकार सेना है, लेकिन हम शांत रहना जानते हैं और शांति से उसका जवाब देना भी जानते हैं। हमने आतंकवादियों को घर में घुस के मारा है, और जो आतंकवादी थे सिर्फ उनको ही टारगेट किया, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हीं को बचाने के लिए हिंदुस्तान पे जो वार किया उसका भुगतान उसको भरना पड़ेगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, सेना की अच्छी जानकारी रखने वाले निशानेबाज जोरी जी भी हैं। सर, आप किस तरीके से देखते हैं इस वॉर को? इस वॉर के अलग अलग पहलू तो अभी दोनों जो अपने फौजी अफसर हैं उन्होंने बताया, और आगे भी हमारे 2 फौजी भाई इस बारे में बताएंगे। लेकिन अगर मीडिया के एंगल से देखा जाए तो जब हम भारत के चैनलों को देखते हैं और पाकिस्तान के चैनलों को देखते हैं तो स्थिति ऐसी है कि भारत में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, जबकि युद्ध जैसे हालात हैं और युद्ध जैसी स्थिति है। पर पाकिस्तान के चैनलों को हम देखते हैं कि वहां पर अब तो आपस में मिलिट्री और लीडरशिप के बीच में कन्फ्रंटेशन भी शुरू हो गया, उनके आपस में बहस भी शुरू हो गई कि गलती किसकी थी, एक दूसरे को दोषारोपण भी कर रहे हैं। और जो भारत में सब कुछ वैसे ही चल रहा है, पूरा बिजनेस वैसे ही चल रहा है जैसा अन्य दिनों में चलता था। पाकिस्तान में इस समय काफी डर का माहौल है। पाकिस्तान में आप देखेंगे कि जो 9 जो ठिकानों पर हमला हुआ उसके बाद कल रात को लगभग जितने बड़े मदरसे थे सब खाली कर दिए गए, और बहुत बड़ी बड़ी आप रैली देखिए, 2-2, 3-3 हजार लोग मदरसों में से निकल रहे हैं और शहर की तरफ को जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये गलतफहमी है कि मदरसों को टारगेट करेंगे, जबकि भारत कभी किसी धर्म के ऊपर अटैक नहीं करता है। भारत अटैक करेगा तो सिर्फ जो अटैक करेगा उस पर कि जो आतंक का जो टेरर कैंप है या फिर उनका जो जहां से वो लॉन्चिंग पैड है, सिर्फ उस पर ही हमने हमला किया है। दूसरी बात ये है कि आज जो आसिफ मुनीर है, जो उनके सेनाध्यक्ष हैं, काफी हद तक आप देखिए वो बहुत शुरू में उन्होंने जिस तरह की बातें की थी और जिस तरह का 2 सभ्यताओं का संकट जैसा भी कलश शुक्ला ने बताया, और जो एग्रेसिवनेस की बात की थी उन्होंने, जो जिसे कहना फैनेटिज्म कहते हैं, जिसको रिलीजियस फैनेटिक थे, उन्होंने अपना भाषण दिया था वहां की एक समुदाय को, वो अब डिफेंस के तौर पे आ गए हैं। अब रक्षा मंत्री को देखिए, आप वहां के जो प्रधानमंत्री को देखिए, अब कोई भी आदमी उस तरह की बातें नहीं कर रहा है। एक बात और आपको बतानी थी कि जब ये 9 जगह पे हमला हुआ तो पाकिस्तान में कई जो बड़े नेता हैं वो ये कहने लगे कि एक तरह से अच्छा हुआ कि भारत ने सिर्फ आतंकवादी कैंपों को हमला निशाना बनाया है, और इससे फायदा ये होगा कि भारत का ईगो भी सेटिस्फाई हो जाएगा, गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा, और वहां के लोग भी अपनी लीडरशिप से सवाल नहीं करेंगे। मतलब उनको लग रहा था बहुत सस्ते में चल गया है। लेकिन अब जो पठानकोट, कठुआ और जहां जहां पर भी जम्मू पर जो हमला हुआ है, यह हमें बताता है कि पाकिस्तान में बिल्कुल भी कुछ ठीक नहीं है। स्थितियां ये हैं कि लीडरशिप चाहती कुछ है, फौज कुछ और चाहती है और आईएसआई कुछ और चाहती है।
इसी कारण से ये जो हमले हुए हैं ये पाकिस्तान को आज नहीं तो कल, जैसा कर्नल साहब ने कहा कि इस बार उसे बहुत तगड़ा लेसन मिलने वाला है, ऐसी पूरी जनता को भी उम्मीद है और पूरी दुनिया के लोग मान रहे हैं, जो विश्लेषक है वो ये मान रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान का सबसे खतरनाक नुकसान होने वाला है। तो ये तो नुकसान पाकिस्तान का हो ही रहा है। सर बताइए, क्या आपको लगता है कि ये जो देख रहे हैं आप सिनेरियो, इससे बड़ा कुछ होगा? अब बिल्कुल डेफिनेटली इससे बड़ा कुछ होगा भी सही और होना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है हर बार अपने एक तरह के जो प्रोपेगेंडा है वो बना के चलता है और हमेशा एक आतंकवादियों को शरण देता है और देता आया है, ये तो पूरा विश्व जानता है। मगर क्या होता है कि ये सारी चीजें करने के उपरांत भी पाकिस्तान में तो अपनी सेना की तो चलती नहीं है। वहाँ जो है सेना आतंकवादियों की ज्यादा चलती है, क्योंकि सेना खुद आतंकवादियों के रक्षक बने हुए है ना। तो इस वजह से उनका खात्मा करना तो विश्व के बहुत सारे जो कंट्री है अभी सभी चाहते तो है, मगर आगे तो कोई आना नहीं चाहता, बात तो ये है। और भारत अभी हम देख पा रहे हैं कि भारत ने डिप्लोमेटिक तरीके से भी पूरे विश्व को अपने जो बात है वो रखी हुई है। और उसी के साथ साथ में अभी यही उचित समय है, हमारी फौज भी तैयार है कहीं ना कहीं, और फौज तो पूरी तरीके से तैयार है। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम भी इतना मजबूत है कि पाकिस्तान की पूरी वैसे भी हवाइयाँ उड़ चुकी है, ये तो हो चुका है। अब उनका एयर डिफेंस सिस्टम कोई भी किसी भी जो सिटी का है वो क्लोज हो चुका है, वैसे भी काम नहीं कर पाएगा। और अब यही उचित समय है कि उसके टुकड़े टुकड़े करे जाए और हमारा जो पीओके जो उस समय ले लिया गया था है ना, वो वापस हमें प्राप्त हो जाएगा। और इसी के साथ साथ में जो पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हमेशा होती आई है, इस पे भी लगाम लगेगा और खत्म ही हो जाएगा जहां तक तो है। और ये उचित समय है मेरे ख्याल से। आपने इतने साल सेवाएं दी सेना में, कहीं मन में कसक रह गई थी जो आपको लगता है कि अब पूरी हो जाएगी? बिल्कुल रह गई थी। उस समय हमें थोड़ा बहुत ही मौका मिल पाया था, बहुत ज्यादा कुछ मौका नहीं मिल पाया था। और अभी भी अगर मौका मिलता तो डेफिनेटली हम भी वही चाहते, क्योंकि क्या हमेशा होता है ना कि भाई हमेशा कोई चीज होती रहे, और उसको अपन रिएक्ट ना करे, तो ये हमारी बुजदिली कहलाती है। और पाकिस्तान को हमेशा यही लगता था कि भारत तो बस एक बुजदिल जैसा है, हम तो कुछ भी करेंगे, हम अटैक करते रहेंगे, सिविलियंस को टारगेट करते रहेंगे और बस हम चलते रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की जो गलतफहमी है वो अब उसको समझ में आ भी चुका है, और वहाँ की पूरी शासन से लेकर मिलिट्री जो पूरा सिस्टम है वो पूरा खत्म हो चुका है कहीं ना कहीं। सर कहीं ना कहीं देश में उनकी इच्छा थी कि धर्म के नाम पे लड़ाई करके लड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जी सर, मेरा नाम एक सूबेदार मेजर सुरेश सिंह तंवर है। मैं आर्मर्ड से ही हूँ और मैंने ये लड़ाई बिल्कुल क्लोज से देखी हुई है, क्योंकि मैं जब आरआर में था 98 में, तो उस समय मिलिटेंट इतने क्लोज निकलते थे 10-10, 20-20 के गुच्छे में। लेकिन उस समय हम इच्छा तो थी करने की कुछ, लेकिन कर नहीं पाते थे। ह्यूमन राइट की वजह से हम थोड़े से सदमे में भी थे उस समय कि अगर हमने कुछ काश कर दिया और उसके बाद हथियार नहीं निकले या कुछ हो गया तो एक्शन हमारे पे आता था। लेकिन अब आर्मी को खुले हाथ कर दिया है, बहुत खुशी की बात है। हमारी मिलिट्री बिल्कुल खुले हाथ हो गई है, इंडिपेंडेंटली हो गई है, खुद डिसीजन लेने के लिए हम सक्षम हो गए हैं और इससे बहुत खुश हैं हम। और जो हमारा एयर सिस्टम है, जो हमारी आर्मर्ड फोर्सेस है, जो हमारी आर्टिलरीज है, बहुत डिफेंसिव है और बहुत सक्षम है, जो आज मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और हमारे हिंदुस्तान में एक परचम लहरा रहे हैं। जो हमारी इच्छाएं थी वो आज हमारी पूरी हो रही है, और जब भी देश को जरूरत लगेगी हम आज भी जाने के लिए तत्पर है और तैयार है। क्या लगता है आपको कि बहुत पुराना कुछ बाकी है मन में कसक? बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत पुराना बाकी था। जब से हम भर्ती हुए थे 92 से, मैं 92 में भर्ती हुआ था और 2020 में जब रिटायर हुआ तब से 3 युद्ध ऐसे हुए हैं। लेकिन जैसे 99 का कारगिल युद्ध भी किया हमने, 2002 का पराक्रम भी किया, लेकिन उस समय बिल्कुल तैयार थे कि अब गोला निकलना है, लेकिन वो निकलते निकलते रह गए और वो हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाई, वो जो आज हो रही है। काश अगर हम आज होते तो ये भी हमारे सुंदर इतिहास में लिखा हुआ था हमारा नाम। तो देखिए आप कितना जोश है, रिटायर तो हो गए लेकिन वो जो जवान के अंदर एक जज्बा होता है वो अभी तक जिंदा है, और कहीं ना कहीं जो कसक बाकी रह गई थी अब वो ये चाहते हैं कि वो कसक पूरी हो और पाकिस्तान को पूरा जवाब मिले। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, MP तक, इंदौर।